मुझे पता है कि तुम्हारा मेरी पत्नी में दिलचस्पी है, वरना तुम चोरी छुपे नहीं देखते, है ना? ये 10,000 रुपए हैं। रहने के बाद मैं तुम्हें और 10,000 दूंगा। दुनिया में इतनी ज्यादा हद पार करने वाली मांग भी हो सकती है। अगर आप वीडियो देख रहे होते तो शायद जान देकर भी कभी नहीं मानते। तो फिर ऐसी अच्छी बात आखिर अंजुन के सिर कैसे आ गिरी? नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं हांगकांग की बोल्ड क्राइम फिल्म मिट मुन चा नानजी जेजोंग। पिछली फिल्म में इंस्पेक्टर लाओ हुआंग प्रमोट होकर कमिश्नर बन गए। उनके चचेरे भाई इंस्पेक्टर जी को यह खबर मिली तो वह काफी चिढ़ गया। उसने लाश वहीं छोड़ दी और जी तुरंत नीचे झुके। उसने फौरन पोस्टमार्टम शुरू किया। पहले ऊपरी शरीर को दबाकर अंदाजा लगाया कि मौत को 10 मिनट ही हुए होंगे। फिर उसने निचले हिस्से की जांच की ताकि देख सके कि कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ। अरे ओ मेरे पति, तुम ये क्या कर रहे हो? पति की डांट से शर्मिंदा इंस्पेक्टर जी घर के अंदर गया। वहां होंग झेन की पत्नी का सिर फंदे में फंसा था, बेटा रस्सी से लटका था और रसोई में खून से लथपथ होंग झेन पड़ा था। उसके चीड़ में खड़ा आजून लगातार आशियों को देख रहा था। जल्द ही जांच रिपोर्ट भी आ गई। मृतक के जैविक नमूने गांव के आजून से मेल खा गए। डॉक्टर ने थाना प्रभारी को बताया कि होंग झेन की पत्नी को सिफिलिस है। परिवार की जांच के लिए वह यू शाओलियन को अस्पताल ले गया, पर डॉक्टर ने गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया। थाना प्रभारी ने तुरंत कहा कि शाओलियन को सिफिलिस हो सकता है, कृपया उसकी जांच करें। जैसे ही डॉक्टर यू शाओलियन को अंदर के कमरे में जांच के लिए ले गया, थाना प्रभारी ने चुपके से मरीज की फाइल खोल ली। असल में होंग झेन का पूरा परिवार सिफिलिस से संक्रमित था। यहाँ तक कि उस दिन पुलिस स्टेशन आई आशियू भी संक्रमित थी। तो फिर उनके बीच पहले क्या संबंध था? उसी दोपहर थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों को लेकर एजुन के घर पहुंचे ताकि पहले इस अपराधी संदिग्ध को पकड़ लिया जाए। ठीक उसी समय अजुन यिंग घर पर अभ्यास कर रही थी जब पुलिस उसे पकड़ने आ गई। उसने लड़की को पुलिस के सामने धकेल दिया और खुद भाग निकली। प्रभारी ने तुरंत पुलिस कर्मियों को पीछे भेजा। वे छत पर दौड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने अजुन को छत के एक कोने में जाकर घेर लिया। घबराहट में अजुन का पैर फिसला और वह गिर गई। पुलिस ने उसका लालच देख मना कर दिया। बहस पर ही और हाथापाई की नौबत आते ही वहां से गुजर रहे आजुन ने उन्हें रोक दिया। उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी तो होंग झेन इस डर से कि उसके हाथ आया पैसा न चला जाए, गाली देता हुआ घर लौट गया। चेन जियानशेंग और उसकी पत्नी वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उनकी कार खराब हो गई। आजुन ने मदद करते हुए उन्हें रात भर रुकने का न्योता दिया। रात के खाने पर उसने अपनी खास शराब निकाली और जियानशेंग की खातिरदारी की। बातों बातों में पता चला कि वे दोनों वियतनाम युद्ध में साथ लड़ चुके थे। पुराने साथी मिलने की खुशी में वे आधी रात तक शराब पीते और बातें करते रहे। खुशमिजाज झेन जियानशेंग कमरे में लौटकर अपनी पत्नी अशियू के करीब आए, पर कपड़े उतारते ही वह अचानक रुक गए क्योंकि उनकी शारीरिक अक्षमता आड़े आ गई थी। वह निराश होकर बिस्तर पर गिर पड़े और अशियू से मदद मांगने लगे। अशियू की पूरी कोशिश के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। समझदार अशियू ने कोई शिकायत नहीं की और पति के शांत होकर सोने के बाद वह खुद आंगन में चली गईं। शरीर पोंछते हुए वह अपनी इच्छाएं शांत कर रही थीं, तभी अजुन ने उन्हें देख लिया। घबराकर अशियू कमरे में छुप गईं और कुंवारा अजुन वहीं रह गया। खुद को शांत करने उसने ऊपर बर्फ का पानी डाला। अगली सुबह अजुन ने बताया कि कार की मरम्मत में कल तक का समय लगेगा। आज काम न होने पर उसने उन्हें बाजार घुमाने को कहा। वहां सु मिंगशिंग के तानों के बावजूद अजुन की नजरें अशियू पर ही टिकी रहीं। मन में फिर से खोट आ गया। बाजार से लौटने पर जियानशेंग ने बारबेक्यू पार्टी रखी। काफी शराब पीने के बाद जियानशेंग सोने चला गया। अब अजुन और अशियू आंगन में अकेले थे। अशियू ने अजुन का गिरा पर्स उसे लौटाया तो अजुन ने उसमें से एक कंगन निकाला। उसने बताया कि यह उसकी माँ की निशानी है जो वह अपनी पसंद की लड़की को देगा। अशियू ने तुरंत उसकी पसंद पूछी ताकि वह किसी से उसका रिश्ता करवा सके। सबसे अच्छा तो वही होगी जैसी भाभी हैं। माहौल अचानक रोमांटिक हो गया। अशियू असहज होकर कमरे में चली गई। अजुन शांत होने के लिए नहाने की सोचने लगा। तभी रसोई से पानी की आवाज सुनकर वह वहां पहुंचा जहां भाभी अशियू नहा रही थीं। वह खिड़की से झांकने लगा, तभी झेन जियानशेन ने उसके कंधे पर थपकी दी। शर्मिंदा अजुन माफी मांगने लगा, पर झेन जियानशेन ने बताया कि युद्ध के कारण वह कभी पिता नहीं बन पाया। अब भतीजे उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसलिए वह अक्सियू का इलाज कराने दक्षिण आया है, पर उसे पता है कि वह ठीक नहीं होगा। उसने अजुन से संतान के लिए मदद मांगी। हैरान अजुन ने यह बेहुदा प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन झेंग जियानशेन ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा मेरी पत्नी में दिलचस्पी है,
वरना तुम उसे चोरी चोरी नहीं देखते, है ना? यह कह उसने अंजुन को 10,000 नकद दिए और कहा कि काम बाद 10,000 और देगा। सौदा पूरा कर वह अशु संग गांव जाएगा। तभी अशु आ गई। उसने सब सुन लिया था। झेंग ने पत्नी को देखा और अंजुन से कहा कि उसे यह सौदा हर हाल में पूरा करना होगा, पर याद रहे यह सिर्फ एक सौदा है, कहकर उसने पैसे थमा दिए। फिर झेंग ने अशु को लिटाया, जिससे साफ था कि उसने सरोगेसी मान ली थी। जब अर्जुन आया, झेंग बाहर जाने लगा, पर अशु ने हाथ पकड़कर उसे रुकने को कहा। झेंग हिचकिचाया, फिर हामी भर दी और अंत तक अशु का हाथ थामे रहा। खेल शुरू होते ही दोनों उसमें डूब गए। पास बैठे झेंग जियानशेन भी शामिल हो गए। तीनों ने ताश खेलते हुए सरोगेसी पूरी की, पर जवान अर्जुन इस स्थिति को कब तक सहता। अगले दिन रसोई में बर्तन धोती अशु के पास अर्जुन आया। उसने मां का कंगन निकालकर अशु को प्यार से देने की कोशिश की। अशु ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह और झेंग जियानशेन प्यार करते हैं, इसलिए वह अर्जुन को नहीं अपना सकती। अर्जुन ने गुस्से में पूछा कि उसमें क्या कमी है। अशु जाने लगी, पर अर्जुन ने उसे पकड़कर जबरदस्ती चूम लिया। अशु ने विरोध किया, पर आखिर में वह हार मान गई और दोनों ने रसोई में ही संबंध बनाए। तभी खरीदारी से लौटे जेन जियानशेंग ने उन्हें जोश में देखा। वह गुस्सा करने ही वाले थे, पर अशु के अकेलेपन का सोचकर रुक गए और हार कर बैठ गए। तभी होंग जेन और उसका बेटा कैमरा लिए रसोई में घुस आए। उन्होंने दोनों पर पानी डाला और तुरंत घर में हलचल सुन झेंग तुरंत अंदर भागा और अशु को पीछे छुपा लिया। होंग जेन और उसका बेटा पुलिस बुलाकर गुंडागर्दी का आरोप लगाने की धमकी देने लगे। मजबूरन उन्हें समझौता करना पड़ा। पैसे कम होने पर उन्होंने मोहलत मांगी। भागने के डर से होंग ने अशु को बंधक बना लिया और 2 हफ्ते में पैसे न मिलने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। अशु के आते ही बाप बेटे उसे लूटने और सताने की कोशिश करने लगे। शुक्र है होंग जेन की पत्नी ने उन्हें बार बार रोका, पर वे नहीं माने और आधी रात चुपके से अशु के कमरे में घुस गए। अशु कैंची लेकर भिड़ने को तैयार थी। आवाज सुन होंग जेन की पत्नी आई और बाप बेटे को बाहर निकाल दिया। बाहर चली गई। बाप बेटा अशु के कमरे में घुसे। होंग जेन के बाद जब बेटे की बारी आई तब होंग जेन और उसका बेटा अशु को फिर घेर लेते हैं। अशु रोते हुए पुलिस को पुकारती है, पर होंग जेन की पत्नी नहीं डरती। वह उन्हें अशु को रसोई में घसीटकर पाइप से सबूत मिटाने को कहती है और फिर उसे समझाने लगती है। वैसे भी अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो होना था वो हो चुका है। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ महिलाएं बहुत भोली होती हैं। वे सोचती हैं कि अगर वे अपने साथ हुई घटना अपने प्रियजन को बता देंगी तो वह उन्हें माफ कर देगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कौन सा मर्द अपनी पत्नी को किसी और के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद माफ कर सकता है? अगर तुम नहीं बताओगी तो वह कभी नहीं जान पाएगा और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहेगा। तुम समझदार हो, मेरी बात समझ गई होगी। अंत में होंग की पत्नी ने चेताया कि पिता पुत्र के खिलाफ कुछ भी करना खतरनाक होगा। बाद में झेंग जियानशेंग 20 लाख लेकर आया और होंग परिवार ने आशु को छोड़ दिया। आशु की हालत देख झेंग ने सवाल किया तो पत्नी ने कहा कि वह तो उनकी लक्ष्मी है, बस याद में बीमार होकर कमजोर हो गई है। आशु ने मजबूरी में सिर हिलाया और झेंग की बाहों में गिर गई। फोटो और नेगेटिव लेकर झेंग वहां से निकलने लगा। तभी बाहर आते ही आशु को उल्टी होने लगी। झेंग उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच में पता चला कि आशु गर्भवती है। झेंग बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब बेटा होगा। वह उत्साहित होकर डॉक्टर से सावधानियों के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर ने उसे दवा लाने भेज दिया और आशु से अकेले में बात की। झेंग के जाने पर डॉक्टर ने बताया कि आशु को सिफिलिस है, जो इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा, पर बच्चा नहीं रखना चाहिए वरना वह विकलांग पैदा हो सकता है। आशु ने पूछा कि क्या बच्चे को बचाने का कोई और तरीका है, पर डॉक्टर ने तुरंत गर्भपात की सलाह दी और कहा कि वह युवा है, फिर गर्भवती हो सकती है। पर आशु के हालात दोबारा बच्चे के लिए ठीक नहीं थे। यह सोचकर आशु का मन टूट गया। घर लौटकर उसने चेन निनशेंग के सोने का इंतजार किया और बाथरूम में खुद गर्भपात की कोशिश की। उसने हैंगर को आग से साफ किया, कपड़े उतारे, नल चलाकर तौलिया दांतों में दबाया और धीरे धीरे हैंगर अंदर डाल दिया। खून बहने लगा, पर आशु दर्द सहती रही। तभी पानी की आवाज से जेन मेरी बीवी को हाथ मत लगाना, वरना याद रखना मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बोलते बोलते उसका गुस्सा बढ़ गया और वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि होंग जेन की पत्नी ने पीछे से कुल्हाड़ी से झेंग जिनशेंग के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर हंगामे के डर से दंपति ने उसे खत्म करने की सोची।
वे लथपथ झेंग को सड्डी डीचिक किनारे ले गए। ट्रक आता देख होंग जेन और उसके बेटे ने उसे सड्डी डीचिक के बीच धक्का दे दिया और बेचारा झेंग इसी तरह एक बड़ी ट्रक ने उसे टक्कर मारकर दूर फेंक दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। जब आशिउ ने दोबारा चेन जिनशिंग को देखा तब तक वह एक ठंडी लाश बन चुका था। हर उम्मीद खो चुकी आशिउ के दिल में अब सिर्फ होंग जेन के परिवार के लिए नफरत बची थी। इसलिए उसने आजुन को बुलाया और अपने शरीर को शर्त के तौर पर रखकर उससे बदला लेने में मदद मांगी। अपने निचले शरीर के काबू में आ चुके आजुन ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। दोनों ने कमरे में पूरी रात ताश खेली, लेकिन ये लड़का डरपोक निकला। पैंट पहनते ही उसे पछतावा होने लगा। इसलिए जब आशिउ सो रही थी वह चुपचाप उठकर कमरे से निकल गया। आशिउ जाग चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आज उनकी छतरी उठाई और बदला लेने निकल पड़ी थी। उधर होंग जेन और उसकी पत्नी ताश खेल रहे थे, जबकि उनका बेटा जाल लेकर सोने जा रहा था। आशिउ के शिकारी फंदे में फंस गया। आशिउ ने होंग जेन की पत्नी को बंधक बनाया और बाहर निकलकर उसका गला काट दिया। फिर उसने होंग जेन पर हमला किया, पर ताकतवर होंग जेन ने उसे दूर धकेल दिया। इसके बाद होंग जेन ने पूरी ताकत लगाकर फंदा हटाया, फिर एक बांस की छड़ी उठाकर आशिउ के साथ भिड़ गया। आखिरकार ज्यादा ताकतवर होंग जेन ने बढ़त बना ली। आशिउ के बाल पकड़कर उसे रसोई में धकेल दिया। जैसे ही होंग जेन अंदर घुसकर उसे मार बोच लिया और दोनों लड़ते हुए चूल्हे तक जा पहुंचे। तभी होंग जेन खून बहने से गिर पड़ा, आग बोच लिया। तभी आशिउ ने अलमारी से दरांती उठाई और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार कर उसे खत्म कर दिया। जैसे ही आशिउ लंगड़ाते हुए निकल रहा था, तभी होंगजेन की पत्नी ने उसे पकड़कर रस्सी से गला घोंट दिया। हाथापाई में आशिउ ने दीवार पर लात मारी, जिससे संतुलन बिगड़ा और दोनों गिर पड़े। उसने बदला लेने के लिए होंगजेन की पत्नी को सजा दी और फिर पति का अंतिम संस्कार किया। कहानी सुनकर के साथ यह निस्संदेह हांगकांग सिनेमा की एक उत्कृष्ट कृति है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।